ठीक है, तो शुरू करें भाई। आज का टॉपिक तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, ये है मीटर सेतु। मीटर नाम सुना हुआ है, इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। सुना है कभी नाम? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अभी सुन लो। असल में ये प्रैक्टिकल है। और मीटर सेतु क्या है कि जैसे हमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ा था, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु, पहला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर ब्रिज। ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही काम आते हैं। ये दोनों के दोनों जो है एक तो बेस्ड हैं, दोनों के दोनों सिद्धांत पे काम करते हैं, किसके? व्हीटस्टोन ब्रिज के। व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करते हैं। और ये भी समझने वाली बात है कि दोनों का जो काम है ये है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अज्ञात चालक या तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, दोनों का एक ही काम है। इससे हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और दोनों जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करेंगे। क्लियर? तो होता क्या, मीटर ब्रिज होता क्या है? रचना। इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे मीटर ब्रिज? और बहुत ही आसान है भाई। एक लकड़ी का फ्रेम लेते हैं पूरा। अगर आप प्रैक्टिकल लैब में देखो तो एक लकड़ी का 1 मीटर लंबा फ्रेम होता है, ठीक है ना। होता क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आपको 3 तांबे की पत्तियां लेनी है और उनमें से 2 पत्तियां एल आकार की होंगी। एक पत्ती ये है, ठीक है, ये एल आकार की पत्ती है। दूसरी पत्ती सीधी होगी, बिल्कुल। और तीसरी पत्ती फिर से वापस एल आकार की होगी। 3 पत्तियां हो गई, ठीक है। यहाँ पे 3-3 पेंच लगे होते हैं, इनको बोलते हैं संबंधक पेंच। जो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, इस पे भी 3 पेंच होंगे, 1, 2 और 3। और इस पे भी 3 पेंच होंगे, 1, 2 और 3। अब ये पत्तियां इस प्रकार से एडजस्ट होती हैं, पहले से कसी होती हैं बोर्ड पे, कि इनके बीच एक तार बांधते हैं। और ये जो तार होता है भाई, ये ठीक 1 मीटर लंबा होता है। ध्यान दे, ठीक कितना? 1 मीटर लंबा होगा। और यहाँ नीचे एक पैमाना लगा होता है, मीटर पैमाना, जिसको हम बोलते हैं, उस पर इसको नाप सकते हैं कि तार की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसको पत्ती ए बोलते हैं। ये ए सिरा हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। और इसको बोलते हैं भाई डी। ये बिंदु क्या है? ये पत्ती ए हो गई, पत्ती सी हो गई, पत्ती डी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जिस चालक का प्रतिरोध हमें निकालना है उसको सी और डी के बीच बांध देते हैं, इसके बीच जोड़ देंगे। ये अज्ञात चालक, अज्ञात तार जिसका प्रतिरोध निकालना है, जिसका प्रतिरोध आपको क्या करना है, बी और ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध ज्ञात कर देते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ये एक प्रतिरोध बॉक्स है भाई। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग मानों के ज्ञात प्रतिरोध लगे होते हैं, प्रतिरोधों के प्लग लगे होते हैं, जिसमें कि उनके मान लिखे होते हैं। जैसे
व्हीटस्टोन ब्रिज में लगे होते थे 1 ओम से 5 ओम 5000 ओम तक के प्रतिरोध, तो वैसे इसमें लगे होते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ये आर का काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये प्रतिरोध आर का काम करता है, ये एस का काम करता है। जो डी है वह डी के बीच में एक संबंधक पेंच होगा और इस डी से हम क्या करते हैं कि एक धारामापी जोड़ते हैं, ध्यान रहे, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और उसके पैरेलल में एक क्या बोलते थे, तार जोड़ देते थे, इसको क्या बोलते थे, याद करो, पिछली बार कहीं आया होगा ये। और इस पे एक जॉकी लगा देते हैं और ये जॉकी इसको कहीं पे भी टच कर सकती है, इसको बोलते हैं सर्पी कुंजी। और ये जो बिंदु है वो बिंदु भी बन जाता है बी। डी से जो है हम एक धारामापी और एक सर्पी कुंजी जोड़ देते हैं और उसको हम इस प्रकार से, उसके सिरे पे एक जॉकी लगी होती है सर्पी कुंजी, तो उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि इससे हम, इसके नोक पे चिमटी लगी होती है, इसको हम कहीं पे भी खिसका के इस पे टच कर देते हैं और जैसे ही इसको टच करते हैं तो होता क्या है कि जो ये वाला है ये दो भागों में बढ़ जाता है भाई, तार जो है, और तार की लंबाई कितनी होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तार की लंबाई होती है 1 मीटर। यहाँ एक क्या लगा होता है, मीटर पैमाना लगा हुआ है ये, और इस पे जो है ठीक 1 मीटर का मीटर पैमाना लगा हुआ है, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, यानी कि कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो अगर सपोज के लिए यहाँ ये L सेंटीमीटर आता है तो इधर कितना हो जाएगा, पूरा 100 सेंटीमीटर है तो इधर हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए, ठीक है। तो जैसे हम जॉकी को इस तार पे टच कराते हैं तो क्या होता है, इसका प्रतिरोध दो भागों में बांट जाता है, पहला ए बी भाग और दूसरा बी सी भाग। ए बी भाग जो है वो प्रतिरोध पी का काम करता है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज के, और ये क्या करते हैं, प्रतिरोध क्यू का काम करता है। अब ध्यान से देखना कि हमेशा जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांतों पर जो भी आप बना रहे हैं वो बनाओ उपकरण, चाहे वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, चाहे वो क्या है, तो साइड पे कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज बना दो। ये होता था P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है S, A, B, C और D। अब ध्यान से देखना, A और C के बीच में सेल जुड़ता था और एक कुंजी जुड़ती थी व्हीटस्टोन बॉक्स में, ब्रिज में, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज में, और B और D के बीच में क्या जुड़ता था, एक धारामापी और एक चाहो तो आप कुंजी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। अब देखो ए और बी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, पी, ए और बी के बीच का प्रतिरोध है पी, बी और सी के बीच का प्रतिरोध है क्यू, बी और सी के बीच का प्रतिरोध हो गया क्यू, ए और डी के बीच का प्रतिरोध, ए और डी के बीच का प्रतिरोध हो गया ज्ञात प्रतिरोध आर, और एस हो गया भाई सी और डी के बीच, वो हो गया अज्ञात प्रतिरोध। ऐसे होता था। अब क्या है कि देखो ए और सी के बीच में सेल जुड़ा हुआ है तो हम भी ए और सी के बीच में एक सेल जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, ये ए है ये सी है, इसके बीच में हम एक सेल जोड़ देते हैं, एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं यहाँ पे, ताकि जो एक्सेस करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकें, और एक कुंजी जोड़ देते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने एक धारा नियंत्रक भी जोड़ दिया, ये धारा के मान को जो है कंट्रोल करता है। अगर इलेक्ट्रिक सोर्स है तो उससे कम ज्यादा धारा का मान कर सकते हैं आप। इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, RH लिखने वाले स्टेट, जो स्टेट बोलते हैं इसको धारा नियंत्रक बोलते हैं। यह है धारा नियंत्रक, और बाकी कुंजी के को आप जानते हैं सेल ए, इससे वैद्युत धारा बहेगी, ठीक है। अब ये तो हुआ इसकी बनावट, बनावट समझ में आ गई। ए और सी के बीच में एक सेल जोड़ दो जो इसको धारा देगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन, सॉरी क्रियाविधि कैसे हो, काम कैसे करेगा, वर्किंग प्रोसेसर क्या है इसका, बहुत ही आसान है।
देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस तार का आपको प्रतिरोध निकालना है उसको सी और डी के बीच में बांध दो, ये दो पेंचों के बीच में, ठीक है ना। अब ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है ना। अब आपने सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध निकालना है, ज्ञात प्रतिरोध प्लग निकालो। सबसे पहले आपने प्रतिरोध बॉक्स से क्या निकाला, ज्ञात प्रतिरोध प्लग निकाला। अब ज्ञात प्रतिरोध प्लग निकालने से क्या होगा कि आपके पास आर का मान मिल गया, आर आपके पास हो गया, ये ज्ञात प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि पहले कुंजी के दबानी है, इस कुंजी के को ऑन करो। जैसे कुंजी के दबाओगे तो इसमें धारा बहने लगेगी, तो बी और डी के बीच में जो धारा मापी होगा इसमें क्या होगा, विचलन होगा, या तो ये दाईं ओर जाएगा या फिर क्या जाएगा, बाईं ओर जाएगा। तो इस विचलन को इसमें देखो और जॉकी को पकड़ो, जॉकी को पकड़ना है और इस तार पे टच कराना है भाई, एक साइड से दूसरी तरफ की ओर। होगा क्या कि जैसे आप पहले यहाँ टच कराओगे फिर इधर टच कराओगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसमें शून्य विक्षेप आएगा भाई, इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा। और जो जॉकी में धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करो, धारा मापी को शून्य विक्षेप पर लाओ। कैसे लाएंगे मैंने आपको बता दिया, आप इस जॉकी को सर्पी कुंजी को एक साइड से खिसकाते जाओगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल जीरो विक्षेप दिखाएगा, और जिस स्थिति में ये जीरो विक्षेप दिखाएगा उस स्थिति को आप बोलते थे इस वाले केस में संतुलित अवस्था, संतुलित। और वो संतुलित अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, और जब संतुलित अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो संतुलित अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, इस संट को हटा सकते हैं भाई। इस संट का काम क्या है, ये संट है, इस संट का काम है कि धारा मापी को एक्सेस करंट से होने वाले नुकसान से बचाना। तो जब इसमें कोई धारा ही नहीं जा रही तो इस संट का कोई काम भी नहीं रह गया, तो आप इसको चाहो तो उसके बाद हटा सकते हो। और इस प्रैक्टिकल को आपने 2-3 बार दोहराना है। देखो होगा क्या कि आपने एक प्रतिरोध निकाला, फिर आपने दूसरे के लिए निकाला, फिर तीसरे के लिए निकाला, और 2-3 बार जब आप दोहराओगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, मानों में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, और उनका औसत ले लेना। आपने 3 बार प्रैक्टिकल किया, 3 बार ले लो, और कोशिश ये करनी हमेशा कि जो जॉकी का जो सिरा है वो लगभग ए और सी के कहीं किनारों पे ना आए। किनारों पे आएगा तो फ्लक्चुएशन आने की और भी ज़्यादा संभावना है, सुग्राह्यता कम हो जाएगी। तो आपको कोशिश करनी कि ऐसा प्रतिरोध यहाँ से हम निकालें कि जिसके लिए जो जे है वो लगभग बीच में आए हुए। इससे क्या हुआ, पी और क्यू का मान लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब एक कोटि में आ जाएंगे, पी क्यू आर और एस। तो कोशिश ये हो कि आर का ऐसा मान प्राप्त किया जाए जिससे कि जो धारा मापी का जो सर्पी कुंजी है वो लगभग बीच में टच करने पर शून्य विक्षेप दिखाए। और इसीलिए देखो जो इसकी सुग्राह्यता होती है भाई वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तुलना में काफ़ी अधिक सुग्राह्य होता है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और इसका जो बनावट है वो भी काफ़ी सिंपल बनावट होती है, ध्यान रहे। तो अब आप धारामापी को किस विक्षेप पे ले आए, शून्य विक्षेप पे ले आए। शून्य विक्षेप की अवस्था में ए बी जो है, शून्य विक्षेप की अवस्था में ए बी सपोज के लिए कितने सेंटीमीटर पे आया, एल सेंटीमीटर पर, और बी सी कितना सेंटीमीटर पे आ जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर पे आएगा। ए बी आया 100 एल सेंटीमीटर और बी सी आया कितना, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कि आप जानते हैं किसी चालक की लंबाई हमें मालूम हो तो हम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मान लेते हैं तार के पदार्थ का, और ये ध्यान रखना है जो तार होगा भाई, वो जो तार होगा ये मिश्र धातु मैग्नीन का बना होता है या कॉन्स्टेंटाइन लिख देते हैं, कॉन्स्टेंटाइन लिख देते हैं, का बना होता है। अब मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन का बना होता है, वो क्यों बना होता है, क्योंकि जो इनका प्रतिरोध है उस पर ताप का प्रभाव काफी कम पड़ता है, ठीक है ना। मिश्र धातुओं में जब चालकता आपको पढ़ाई होगी या इनका प्रतिरोध पढ़ाया होगा तो देखा होगा आपने कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है वो धातुओं की प्रतिरोध की तुलना में ताप बढ़ाने पर काफी कम तेजी से बढ़ता है बजाय धातुओं से,
तो और इसका जो प्रतिरोध है काफी हाई होता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि और तार जो है मैग्नेट और कांस्टेंटिन का बना होगा, और सर्वत्र क्या होगा, सर्वत्र एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला होगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद सपोज के लिए क्या होगा, ए का होगा, ठीक है। तार की जो मोटाई है, ध्यान रहे उस जो मोटाई है वो हमें हर जगह पे एक होगी, क्योंकि ध्यान रहे कि तार की मोटाई अगर घटेगी या बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, चेंज होगा। और इसके लिए क्या करते हैं कि ये सलाह दी जाती है जब भी आपको कोई ये प्रैक्टिकल करना होता है, किसी अज्ञात प्रतिरोध को निकालना होता है मीटर बेस से, तो आपको क्या करना होता है कि इस तार को सलाह दी जाती है आपके पास जो भी कि जो जॉकी है भाई, इस पे रगड़ के ना चले, इस पे घिसते हुए ना चले। घिसते हुए क्या होगा, अगर आप उसको घिस के चलोगे तो तार छिलने की संभावना है, और तार छिलेगा तो उसकी मोटाई कहीं पे कम हो जाएगी, कहीं पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इससे उसका प्रतिरोध कहीं पे कम हो जाएगा, कहीं पे कम ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम आप जानते हैं कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, आप जानते हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अगर रो है भाई हो तो ए बी का प्रतिरोध, ए बी का प्रतिरोध, ए बी के प्रतिरोध को हम पी बोल रहे हैं, सॉरी, बराबर हो जाएगा रो, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। और बीसी का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बीसी का प्रतिरोध को हमने यहाँ पे क्यू बोल रहे हैं, रो एल अपॉन एल की जगह पे क्या आ जाएगा, बीसी के लिए एल की जगह पे आ जाएगा 100 माइनस एल, 100 माइनस एल अपॉन ए। ए क्या है यहाँ पे, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। ध्यान रहे मैंने कैपिटल ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हम कैपिटल ए यहाँ पे एक पॉइंट पे ले चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको स्मॉल ए दे दिया। अब इसलिए होगा क्या, अब आप लोगों को पी भी मालूम हो गया, क्यू भी मालूम हो गया, और वैसे भी आपको जो है जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसमें पी और क्यू जो है क्या बोलते हैं, उनको अनुपाती भुजाएं बोलते हैं। तो ये हमें मालूम हो गया, तो पी बटे क्यू निकाल लो। तो इसलिए पी बटे क्यू बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू, देखो पी बटे क्यू, रो रो से कट जाएगा, एल ऊपर जाएगा, एल ए सॉरी ए से कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बोलो, पी बटे क्यू, ये कट गया, ये भिन्न उल्टी होगी, ऊपर गया, ये कट गया, एल बटे 100 माइनस एल बच गया, ये बच गया एल बटे 100 माइनस एल। और इसको बना देते हैं भाई, इसको मैं बना दे रहा हूं आपके लिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर हो गया। अब हमारे पास पी बटे क्यू बन आ गया है, इसको मिटा दो यहां, पी बटे क्यू का मान आ गया एल बटे 100 माइनस एल। अब आप जानते हैं चूंकि आर बटे एस व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत बोलता है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत, ब्रिज के सिद्धांत से पी बटे क्यू बराबर क्या होता है, आर बटे एस। अब पी बटे क्यू का मान आप समीकरण नंबर 1 से रख लो, तो एल बटे 100 माइनस एल, एल बटे 100 माइनस एल बराबर हो गया भाई आर बटे एस। यहाँ से एस बराबर कितना हो जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आर इंटू 100 माइनस एल बटे एल, एस इक्वल टू समीकरण नंबर 2, एस इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल, आर इंटू 100 माइनस एल बटे एल। अगर देखो चूंकि एल और 100 माइनस एल देखो अनुपात में आ रहे हैं ना, अनुपात में आने से क्या होगा कि आप इसका मात्रकों से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका मात्रक इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, तो कट जाएगा आपस में, इसका मात्रक मीटर तो इसका मात्रक मीटर, आपस में कट जाएगा। तो क्योंकि अनुपात है इसलिए अनुपाती भागों का कोई भी, किसी भी अनुपात का कभी भी कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती है। तो इसलिए इसकी मात्रक हमने इसको सेंटीमीटर में नापा या मीटर में नापा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रहेगा।
तो ये आपका मीटर ब्रिज है भाई। आर आपको ज्ञात है, आर क्या है, ध्यान से देखो, आर ज्ञात है ना, हमने कौन सा प्लग निकाला है हमें मालूम है, उसमें लिखा होगा 10 ओम का, 5 ओम का, 2 ओम का, 1000 ओम का, आर ज्ञात है। एल, ये वाली दूरी हमें मिल गई, हमने शून्य विक्षेप की स्थिति को प्राप्त किया, ये वाली दूरी हमने मीटर पैमाने में पढ़ लिया, निकल गया। ये वाली दूरी अपने आप ही निकल जाएगी। अगर सपोज के लिए 60 सेंटीमीटर है तो ये 40 होगी, ये 50 है तो ये भी 50 होगी, ये 30 है तो ये 70 हो जाएगा। क्यों? तो सिंपली हम इसको, हमारे पास एल अगर मालूम हो गया तो 100 माइनस एल भी मालूम हो जाएगा। और जब एस बराबर आर इंटू 100 माइनस एल बटे एल से आप क्या कर सकते हैं, जो कि आर ज्ञात है तो एस का मान निकाल सकते हो। और ध्यान रखना कि ये जो है, जो मीटर से ब्रिज है, मीटर ब्रिज, इसकी जो सुग्राही है, कि सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब होता है भाई एक्यूरेसी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कई गुना होती है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कई गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए मीटर भी जो है हमेशा प्रीफर किया जाता है किसी भी चालक का प्रतिरोध निकालने के लिए। अगर हमारे पास दो चीजें हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी और मीटर भी है, तो आप क्या प्रीफर करोगे, आप प्रीफर करोगे इसको, मीटर भी इसको। क्लियर? आ गई बात समझ में, बनावट समझ में आ गई। आसान सा प्रैक्टिकल है, तुम्हारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लैब में तुम्हें ये मिल जाएगा, मीटर भी रखा हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें आपको, अगर आपको इसकी सुग्राहिता बढ़ानी है तो कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी होती है इसमें। सबसे पहले तो इसमें जो, जैसे यहाँ पे ये संबंधक पेंच लगे हैं, ठीक है ना, इसका प्रतिरोध और इस पेंच का प्रतिरोध इस पूरे फॉर्मूले में कहीं कैलकुलेट नहीं है, ठीक है। तो करना क्या होता है कि इनको बोलते हैं, ए और सी पे जो पेंच लगे होते हैं उनको बोलते हैं एंड रेजिस्टेंस, उन पेंचों की, क्योंकि उन धातुओं के बने होंगे निश्चित रूप से, ठीक है, वैसे ही पीतल की पट्टियां होती हैं, ध्यान दें। तो एंड रेजिस्टेंस, इनके प्रतिरोध को बोलते हैं क्या, यानी कि जो अंत्य प्रतिरोध, हिंदी में इसको बोलेंगे अंत्य प्रतिरोध। अंत्य प्रतिरोध क्या होता है कि जो संबंधक पेंच है इनका प्रतिरोध इसमें चूंकि जुड़ा नहीं है, तो होता क्या है कि हम इनका प्रतिरोध ज्ञात करने के ए बी और बी सी में ही उसको समाहित कर लेंगे। अगर इस सपोज के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे पेंच लगा उसका प्रतिरोध निकालेंगे और उसको जो है तार के लंबाई के पदों में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। और उसकी तार की लंबाई के पदों में ज्ञात करके इस लंबाई में भी जोड़ देंगे, इसका प्रतिरोध भी तार के पदों की लंबाई में ज्ञात करके इसमें जोड़ देंगे, तो एंड रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या भाई, मीटर ब्रिज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको हमेशा इस पे धीरे धीरे केवल स्पर्श करते हुए चलाना है, इसको कभी भी इस पे रगड़ते हुए नहीं चलाना। तीसरी बात जो है, जो तार आप ले रहे हैं ये हमेशा समान मोटाई का लें। इसकी मोटाई अगर कहीं पे कम होगी कहीं पे ज्यादा होगी तो प्रतिरोध, जैसे ही मोटाई बढ़ेगी घटेगी, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घटेगा बढ़ेगा, और जैसे ही अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घटेगा बढ़ेगा, ठीक वैसे ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और प्रतिरोध चेंज हो जाएगा तो ये मान चेंज हो जाएंगे भाई आपस में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जो है तार हमेशा एक समान मोटाई का लेना है। क्लियर? ठीक है। तो ये आपके पास मीटर ब्रिज है भाई, तो इसको मैं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, मिटा दूं, ठीक है भाई, ओके। तो ये है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बाद अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं आपकी किताब में कोई न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा, हम कोई न्यूमेरिकल देखते हैं तुम्हारी किताब में कोई अनसॉल्व होगा। ये भाई, अच्छा ये ठीक है ना।
और परसों मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया था। वो सवाल था, किसी तार के सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ इस चैप्टर के लिए। पहला क्वेश्चन मैं बता चुका था शायद लास्ट टाइम। तो तार के सिरों के बीच, तार के सिरों के, ये कह रहा है कि किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है कितने वोल्ट का? 12 वोल्ट का। जितना बोला हुआ है वो लिख देना है, जो उसका प्रतीक है वो लिख देना है। आगे बोल रहा है 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार में कितनी धारा बहनी चाहिए? प्राप्त ऊर्जा, तार से जो हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है उसको U लिख देते हैं या W लिख देते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। ये हमें 900 जूल प्राप्त करनी है। और तार में धारा कितनी प्रवाहित करनी पड़ेगी? तार में धारा I आपको क्या करनी है? निकालनी है। तार में कितनी धारा बहनी, क्या बोल रहे हैं? 900 जूल कितना आवेश तार से बहना चाहिए? तार में आवेश, तार में आवेश धारा नहीं है, ध्यान दें। तार में आवेश को हम लिखते हैं Q, ये आपको निकालना है। आगे बोल रहा है यदि आवेश को बहने में 1 मिनट लगे, आवेश को बहने में लगे समय, आवेश को बहने में लगा समय, लगा समय को हम T लिख देते हैं। T बराबर, इसने कहा 5 मिनट। कितने मिनट लग रहा है? 5 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट बोल रहा है? नहीं, 1 मिनट बोल रहा है, सॉरी। तार को तो 1 मिनट को हमेशा हम क्या लिखेंगे भाई? ध्यान रहे, हमेशा जो भी नापें, जो भी मात्रक है वो MKS सिस्टम या SI सिस्टम में हो तो समय का मात्रक मिनट ना होकर SI सिस्टम में क्या सेकंड, सेकंड में रखें। और तार में धारा का मान निकालना है। तार में धारा I ये भी निकालनी है भाई, इतनी चीजें निकाल। तार में कितना आवेश बहा, तार में धारा कितनी बही, ये 2 चीजें निकालनी है। दिया है कि तार के सिरों के बीच का विभवांतर दिया हुआ है और तार में प्राप्त ऊर्जा दी है। अब आप जानते हैं, आप फॉर्मूले, आप अगर आप यहाँ पे प्रतीकों के साथ लिखो तो आपको बहुत ही आसानी से फॉर्मूले निकल आएंगे। तो आप देखो U, V, W और Q, अगर आप विभवांतर की परिभाषा पढ़ोगे या एंड वोल्टेज डिफरेंस की परिभाषा पढ़ोगे, टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा पढ़ोगे, तो आप क्या होता है कि V बराबर होता है भाई W/Q। V बराबर क्या होता है? और इसी परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। सेल की, जो सेल का क्या होता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। V = W/Q होता है। तो V बराबर आपके पास हमें निकालना है क्या? Q बराबर हो जाएगा W/V, सिंपली। तो Q = W का मान है कितना? 900 जूल, 900, और V का मान कितना है? 12 वोल्ट। ध्यान रहे, जब भी आप कैलकुलेशन करो तो हमेशा पहले स्टेप में सारे मात्रक लिखो, इसका मात्रक लिखो, इसका मात्रक लिखो, और दूसरे स्टेप में ये सारे मात्रक हट जाएंगे। तो Q बराबर 12 7 जा 60, 84, 75 आ रहा है। और 75 किस में आएगा भाई? तो जो तार में प्रवाहित आवेश है वो 12 कूलम, 75 कूलम है। 75 कूलम का आवेश तार में बह रहा है, ठीक है। अब आप इस आवेश को बहने में लग रहा है 1 मिनट। अब इसमें धारा कितनी होगी? और इसलिए तार में धारा, इसलिए तार में प्रवाहित धारा, आप जानते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा से, आप जानते हैं किसी भी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं, सिंपल। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर यानी I = हो जाता है भाई Q/T। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। तो I = Q/T। Q का मान आपके पास अभी निकला 75 कूलम, एंड डिवाइडेड बाय T का मान भी आपको मालूम है भाई कितना? 60 सेकेंड। भाग दे दो, कितना आया? देखो 15 से कट सकता है, 15 × 75, 15 × 60, 4/5, 5 से 4 में भाग दे दो,
4 1 जा 4, 102, 4 2 जा 8, 1.25 धारा किसमें बहेगी, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो 1.25 एम्पियर आएगा भाई। तार में कितनी धारा बह रही है, 1.25 एम्पियर। कितना आवेश बह रहा है, 75 कूलम का आवेश बह रहा है। तो ये आपके छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये है भाई कहानी। आपको मैं मीटर भी बता चुका हूँ, आपको मैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स बता चुका हूँ, आपको मैं हीट स्टोन ब्रिज बता चुका हूँ, और 2-4 न्यूमेरिकल्स इसके बाद और आएंगे। तो नेक्स्ट राउंड पे हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत है।